मैं आज आपको एक ऐसे क्रिकेटर से रूबरू करा रहा हूं। 6 फुट 5 इंच ऊंचाई वाले एक ऐसे गेंदबाज, प्रथम श्रेणी की क्रिकेट में उन्होंने कुल 117 मैच खेल के 472 विकेट लिए। टीम में हाईएस्ट विकेट टेकर था और इंडिया का भी हाईएस्ट विकेट टेकर रहा उस समय में। शायद हमारा लास्ट मैच हो इस रणजी ट्रॉफी के नॉकआउट्स में। वो निरंतरता नहीं रख पाई, उसकी क्या वजह हो सकती? उसके 2-3 वजह थी। नमस्कार, थिंक 360 में आपका स्वागत है। इनिंग्स विद अनिल शेखावत में मैं आज आपको एक ऐसे क्रिकेटर से रूबरू करा रहा हूं जिन्होंने भारतीय टीम में पार्टिसिपेट किया, भारतीय टीम के क्रिकेटर रहे, राजस्थान से हैं। उनका नाम है पंकज सिंह। 6 फुट 5 इंच ऊंचाई वाले एक ऐसे गेंदबाज जिनका किसी समय घरेलू क्रिकेट में खौफ था। पंकज सिंह का जन्म सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। वो अमेठी से खेला करते थे जब बचपन में छोटे थे। आपका जब टेस्ट टीम में सिलेक्शन हुआ तब आप राजस्थान का भी प्रतिनिधित्व कर रहे थे। आपने 2014 में इंग्लैंड के खिलाफ 2 टेस्ट खेले। 2010 में वो भारत की ओर से एक वनडे भी खेले थे। आईपीएल में भी 2008 से लेकर 2012 तक कुल 17 मैच खेले। उन्होंने राजस्थान रॉयल और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की तरफ से भी आईपीएल के मैचेस खेले। प्रथम श्रेणी की क्रिकेट में उन्होंने कुल 117 मैच खेल के 472 विकेट लिए, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ऐसा करने वाले पंकज सिंह पहले गेंदबाज बने थे। आपने क्रिकेट से 2021 में संन्यास ले लिया। इन्होंने 2014 से 2018 तक के लिए राजस्थान में सेवाएं दी। आप राजस्थान टीम के कप्तान भी रहे। फिलहाल पंकज सिंह जयपुर में ही रह रहे हैं और एक क्रिकेट एकेडमी चला रहे हैं। पंकज सिंह जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपका अमेठी का जो सफ़र है, जहाँ से आप रहने वाले हैं यूपी के, वहाँ से राजस्थान के सफ़र तक आप अपनी पूरी क्रिकेट की कहानी बताएं। कैसे आप यूपी से राजस्थान की तरफ आए? अब तो कहेंगे राजस्थान से ही हूँ, जयपुर से हूँ। 20 साल हो गए लगभग बिल्कुल उस चीज़ को शुरुआत हुए। तो एक लंबी स्टोरी है, उसमें तो काफ़ी कुछ हैं चीज़ें, जैसे कि मैंने कई बार मीडिया में बात भी हुई है, उसको कहा भी है कि अमेठी से मैं निकला, बेंगलोर गया, बेंगलोर से पहले कलकत्ता गया। एक मुनव्वर अली सर हुआ करते थे, अभी तो नहीं रहे दुनिया में। तो उनका एक क्लब था उसमें, मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब। बाद में शायद दूसरा क्लब भी स्टार्ट किया उन्होंने। उस क्लब से हम बेंगलोर गए थे और बेंगलोर में मुझे एनसीए में पार्थसारथी शर्मा जी, वो भी नहीं है, सो उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने मुझे राजस्थान आने के लिए और राजस्थान में खेलने के लिए उन्होंने मेरे से पूछा और मुझे कहा भी कि आप राजस्थान से खेलो। तो शॉर्ट में बात करें तो इस तरह राजस्थान में मेरा आना हुआ। पार्थसारथी शर्मा से कब मिले? कौन सा साल था? 2003-4। 2003-4, बहुत लेट। 1974 शायद में वो टेस्ट खेल चुके थे। जी बिल्कुल। और शायद आपको भी नॉलेज होगी कि वो किसी टाइम पे हिंदुस्तान के टेक्निकली सबसे स्ट्रांग प्लेयर थे। नहीं, जब मैं उनसे मिला भी था तो एनसीए में वो अंडर 17 के हेड कोच थे। और जितना मैं जानता हूँ, जितना मैंने उनसे सीखा, जो मुझे समझ में आया कि वो चीज़ों को बहुत सिंपल रखते थे और बैटिंग का बहुत अच्छा नॉलेज था उनको। बैटिंग का, क्रिकेट का ही बहुत अच्छा नॉलेज था और क्रिकेट को बहुत सिंपल रखते थे। तो काफ़ी कुछ उनसे सीखने को मिला। अब तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हमेशा मैं समझता हूँ कि उनका आशीर्वाद, उनका सहयोग मेरे ऊपर रहता है। तो राजस्थान में आप करीबन 2004 में आ गए थे यहाँ पर। 2004 से लेके 3-4 से लेके आप अभी तक यहीं पर हैं। और उस दरमियान जो है, अब राजस्थान क्रिकेट टीम जो 2010-11 में या 11-12 में 2 बार विनर रही रणजी ट्रॉफी में, उसमें आप कैप्टन भी रहे और मेंबर भी रहे। नहीं, कैप्टन उसको ऋषिकेश कनेतकर जी थे, मैं मेंबर था और दोनों बार फॉर्चुनेटली टीम में हाईएस्ट विकेट टेकर था और इंडिया का भी हाईएस्ट विकेट टेकर रहा उस समय में। और उससे पहले हम लोग 2008 में 8-9 में हम लोग राजस्थान की वनडे टीम फाइनल खेली थी अगेंस्ट बॉम्बे। हम नहीं जीत पाए थे, तो उसमें भी मैं मेंबर था। उस वक्त भी काफ़ी सारी विकेटें थी और कहें तो यस, काफ़ी फॉर्चुनेट रहा कि मैं राजस्थान से खेला और राजस्थान 2 बार जब चैंपियन बनी तो उसका पार्ट रहा मैं। आपके पहले से 1960 से लेके 1974 तक राजस्थान 8 बार रनर्स अप रही जी। हमेशा बॉम्बे से हार जाती थी जी। और 60 से लेके 64 तक तो लगातार 4 साल तक फाइनल में करी। और हनुमंत सिंह, सलीम दुर्रानी, पार्थसारथी शर्मा जैसे दिग्गज खिलाड़ी यहाँ रहते थे। तो अगर आपको पुरानी नॉलेज हो तो आपने जब ये
रणजी ट्रॉफी मैच जीता, पुरानी टीम में और नई टीम के कॉम्बिनेशन में आप क्या महसूस करते हैं? ये पुरानी टीम का नाम बहुत सुना हुआ था और 7 बार फाइनल खेलना और 7 बार बॉम्बे से हारना, बॉम्बे के अगेंस्ट हारना एक स्ट्रीक सी बनी हुई थी। और वो अच्छी तरह मुझे इसलिए याद है कि जब हमारा मैच क्वार्टर फाइनल बॉम्बे से था तो काफ़ी सारे मीडिया में भी और बहुत सारे हमारे मित्र भी थे जो कह रहे थे कि शायद ये हमारा लास्ट मैच हो इस रणजी ट्रॉफी के नॉकआउट्स में, क्योंकि क्वार्टर फाइनल में उनसे खेल रहे थे। और आई वॉज वेरी डिटरमिन्ड, टीम वॉज वेरी डिटरमिन्ड, मैं भी डिटरमिन्ड था और टीम भी बहुत डिटरमिन्ड थी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है एंड वी कैन डू दैट। आज भी मुझे याद है कि बाउंड्री रूप में मेरे वन ऑफ कलीग जो नहीं खेल रहे थे, पार्ट नहीं थे टीम के, और मुझसे आगे उन्होंने बोला कि आप लोग शायद लास्ट मैच इस सीज़न खेलो भी, बॉम्बे से हम नहीं जीते आज तक कभी। तो आई सेड दैट कि ये मैच जीतेंगे एंड आई विल मेक इट श्योर कि हम ये मैच जीतें एंड ऐसा परफॉर्मेंस होगी कि हम मैच जीतेंगे। एंड इन दैट मैच मैं मैन ऑफ द मैच था उस क्वार्टर फाइनल में अगेंस्ट बॉम्बे। आई गॉट 6 विकेट्स, 6 विकेट लिए थे मैंने उसमें। तो डेफिनेटली काफ़ी सारा चीज़ें थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि टीम जो थी हमारी, विनीत सक्सेना ने बहुत अच्छी बैटिंग की, ऋषिकेश कनेरकर ने बहुत अच्छी बैटिंग की, उन्होंने शायद 240 रन बनाए थे कुछ। तो वहाँ पर टीम काफ़ी यूनाइट थी और सबको सेल्फ कॉन्फिडेंट था और हम चाह रहे थे प्रूव करना कि नहीं, राजस्थान टीम एक स्ट्रॉन्ग टीम है और हम किसी भी टीम को हरा सकते हैं। और अपने जो एक सालों से हमारी राजस्थान की जो ड्रीम थी कि हम चैम्पियन बने, वहाँ तक का सफ़र कर पाए। 77 साल रणजी ट्रॉफी के स्टार्ट होने के बाद राजस्थान की टीम विनर बनी 77 साल बाद रणजी ट्रॉफी में, तो बहुत बड़ी उपलब्धि थी। पर मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि 1960 से 74 की जो मैंने आपने चर्चा करी कि राजस्थान हमेशा सेमीफाइनल जीत के फाइनलिस्ट थी, उसमें जो निरंतरता थी परफॉर्मेंस की, वो इन 2 साल के बाद राजस्थान की टीम जैसे वो निरंतरता नहीं रख पाई। उसकी क्या वजह हो सकती है? उसके 2-3 वजह थी कि अगर आप देखें तो 2012 के बाद अगर आपकी टीम में जो 3 प्रोफेशनल बैट्समैन खेल रहे थे, आपके वो चले जाते हैं, राजस्थान मोदी और वो बीसीसीआई की लड़ाई में बैन हो जाता है। बैन इन द सेंस की टीम राजस्थान बनती है, तो जितने प्रोफेशनल थे वो छोड़ देते हैं आपकी स्टेट को। प्लस रॉबिन बिस्ट्री इज़ वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन, जो कि पिछले 7-8 सालों में टीम में एक अच्छी फाइंडिंग था, जिसने भी 2 सालों में काफ़ी रन बनाए थे, वो हिमाचल चले जाते हैं। वो टीम मैंने वहाँ से लीड की, अगले 4 साल टीम को मैंने लीड किया। तो जब आपकी टीम एक टीम जिसमें कि 4 बड़े नाम हों और काफ़ी कुछ उनके इर्द गिर्द टीमें घूमती हैं और वो चारों बड़े नाम आपकी टीम से निकल जाते हैं और आप एलीट ग्रुप में 4 साल हम सस्टेन करते हैं, और वो भी क्या नाम है उस टीम के साथ जहाँ की आपके बड़ी 4 प्लेयर नहीं है, प्लस आपकी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, क्योंकि अब आपके कैंप नहीं लग रहे हैं, आपके एक जो प्री कॉम्पिटिशन पैक्ट आपके टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, स्टेट अवे आप 5-7 दिन 10 दिन पहले आप टीम जेल इकट्ठी होती है और आप मैच के लिए जाते हैं खेलने के लिए, एंड यू आर कॉम्पिटिंग विद द टीम जो कि पूरे साल तैयारी कर रही है, अच्छे टूर्नामेंट्स में प्रिपरेशन करके आ रही है। तो उनके अगेंस्ट कॉम्पीट करने के लिए जो हमारी सर्कमस्टांसेस थे वो थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि और थे, बट डिस्पाइट दैट आई थिंक हम लोगों ने बहुत अच्छा डिलीवर किया कि हम लोग तब से लेकर अभी हम बात करें 2008 में हम लोग शायद रेलीगेशन में गए थे, वहाँ से हम लोगों ने कम बैक किया था। 2010 में जब चैंपियन हुए तो प्लेट से नंबर लास्ट से हम लोग टॉप पे आए थे, एंड टिल अभी तक राजस्थान टीम जो है 23 तक, यानी देखा जाए तो 23, 14, 13, 14 सालों में हम अभी भी एलीट ग्रुप में खुद को मेंटेन कर रहे हैं। 2008 में पहली बार आप ऑस्ट्रेलिया जो टीम गई थी इंडियन, उसमें आप सिलेक्शन हुआ था जी। उससे पहले आप इंडिया ए टीम के नाम से भी कई बार सिलेक्शन हुआ। वो जो पीरियड था बिफोर सेलेक्टिंग दी इन द इंडियन टीम, वो जो इंडिया ए से जब आप दूसरे देशों में गए, किन किन कंट्रीज में आपने पार्टिसिपेट किया, कौन कौन से जो मैचेस खेले, क्या उसमें परफॉर्मेंस रही, उसके बारे में कुछ दर्शकों को बताएं। 2007-8 में मैं गया था जिम्बाब्वे केन्या टूर पे, हम लोग गए थे इंडिया के, वहाँ पे मैं हाईएस्ट विकेट टेकर था टूर्नामेंट का। और 2000 में मैं ऑस्ट्रेलिया गया था, उसके बाद 3 साल तक मैं 2 साल लगातार ऑस्ट्रेलिया के और भी इमर्जिंग टूर्नामेंट होता है, इंडिया के टूर होते हैं, उसमें भी गया, उसमें भी मेरी हाईएस्ट विकेटें थी। आई थिंक केन्या और जिम्बाब्वे का जो टूर था उसमें मेरी 17 विकेटें थी, कुछ 3 टेस्ट मैच थे और कुछ 5 वनडे थे, तो 10 वनडे में थी और 2 टेस्ट मैचों में 7 विकेटें थी मेरी। तो दैट वाज द हाईएस्ट विकेट इन दैट पर्टिकुलर टूर्नामेंट। और उसके बाद जब हम ऑस्ट्रेलिया गए थे, जो लास्ट टूर था मेरा इंडिया ए का, मेरे को भी याद है, दैट वाज कि उसमें मैंने कुछ 4 मैचों में कुछ 9 विकेटें थी मेरी। फास्ट बॉलर्स में मैं हाईएस्ट विकेट टेकर था और स्पिनर में और फास्ट बॉलर को मिलाएं तो आई थिंक हम जॉइंट टॉप पर थे। 2008 वाली टीम में आप इंडिया टीम में सेलेक्ट हुए, पर शायद आप कोई मैच नहीं खेले।
एक प्रैक्टिस मैच हम लोगों ने खेला था कैमरा में, उसमें भी मैंने कुछ 2 विकेटें ली थी, कुछ 7-8 ओवर, एक 2 डे मैच था खाली, एक दिन बैटिंग बॉलिंग थी और उसमें कुछ 7-8 ओवर डाले थे मैंने, 2 विकेटें मिली थी और कई बार चीज़ें होती हैं ऐसे। तो 2008 की टीम में जो इंडियन टीम थी वो कहते हैं अभी तक की बेस्ट टीम है आपके हिसाब से। तो मैं ड्रेसिंग रूम के कुछ एक्सपीरियंस अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं, या मैं पर्टिकुलर ये पूछूं कि जैसे महेंद्र सिंह धोनी था आपके साथ, धोनी के अलावा सचिन भी था, गांगुली भी थे, द्रविड़ भी थे, युवराज भी थे, तो आप इन लोगों को इंडिविजुअली अगर मैं बात करूं तो युवराज के बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए युवराज सिंह उस वक्त अगर हम बात करें 2008 की और टेस्ट टीम में, तो युवराज सिंह डेफिनेटली कोशिश कर रहे थे, बट बहुत सारे ऑन ऑफ चीज़ें चल रही थी बिकॉज टीम में सेटल नहीं थे और इसलिए शायद वो बहुत अच्छे अपने फॉर्म में नहीं थे उस समय। और ऑस्ट्रेलिया टूर वैसे ही टफ टूर था उनके लिए भी, सबके लिए ही, और काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी भी उस टूर में हुई थी हरभजन सिंह को लेके, तो काफ़ी प्रेशर सिचुएशंस थी। बट जिस तरह से वो लोग खुद को उन सिचुएशन मैनेज करते हैं वो बहुत ही सीखने वाली चीज़ थी। युवराज सिंह का जैसे थोड़ा सा था कि वो अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जीना पसंद करते हैं। सौरव गांगुली के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? वो कैसे क्रिकेटर रहे, कैसे कैप्टन रहे, क्या उनका अपने साथी क्रिकेटर के बारे में कैसा बिहेवियर था, क्या प्लानिंग करते थे, क्या थॉट हुआ करता था फील्ड पे, ऑफ द फील्ड? ठीक है, दादा की कैप्टनशिप में तो मैंने नहीं खेला, बट ज़रूर उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर की, क्योंकि उस वक्त वो उस टूर के कैप्टन अनिल कुंबले थे। बट जितना मैंने सौरभ दादा के बारे में, सौरव गांगुली के बारे में सुना है और जितना मैंने उनको मिल के जितना मैंने देखा और जितना मेरा उनके साथ इंटरेक्शन हुआ है, वो कहीं ना कहीं मेंटली बहुत स्ट्रांग व्यक्ति थे। खेल गेम का काफ़ी अच्छा सेंस था उनको कि गेम में क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, और इस तरह से वो प्रतिभाओं को बहुत अच्छा, प्लेयर के अंदर क्या एबिलिटी है उसका मैक्सिमम कैसे निकालना है वो जानते थे। मैं समझता हूँ किसी भी कैप्टन के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप कैसे किसी खिलाड़ी का बेस्ट ले सकते हैं, और वो चीज़ उनको बहुत अच्छे से आती थी। शायद इसीलिए जितने भी, अगर हम बात करें काफ़ी सारे बड़े प्लेयर्स जिनके नाम हम लेते हैं, चाहे वो धोनी हों, युवराज सिंह, सहवाग, हरभजन सिंह, किसी का भी आप उस एरा का नाम लें, चाहे जहीर खान इवन, तो ये सारे लोग उनके समय में ही आए, और कई प्लेयर काफ़ी कम एज में भी उस समय आए, चाहे वो कैफ की हम बात करें, तो बहुत सारे प्लेयर्स को उन्होंने, नए प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी दी और साथ में सिक्योरिटी और उनकी जो एबिलिटी थी उसका मैक्सिममाइज कराया, जो आगे चल के अगर आप देखें तो बहुत बड़े स्टार बने सारे के सारे। द्रविड़ जो है टेक्निकली बड़े स्ट्रांग प्लेयर थे, बैट्समैन बहुत अच्छे थे, उनको आउट करना भी एक सरदर्द हुआ करता था किसी भी बॉलर के लिए। उनके बारे में कुछ बताएं कि द्रविड़ इस फाइट पे पहुंचने में उन्होंने कैसे मेहनत करी, या इतना टेक्निकली स्ट्रांग कैसे हुए, कुछ हमारा दर्शकों को पता पड़े, नए क्रिकेटर्स को पता पड़े, क्या आप उनके बारे में कुछ बताएं? उनके साथ का मैं अगर एक्सपीरियंस शेयर करूं तो राहुल द्रविड़ का भी वो टूर बहुत अच्छा नहीं गया था, ठीक ठीक गया था, और वो ओपन कर रहे थे उस टूर में। इकलौते मैं बात करूँ राहुल द्रविड़ की, तो जिन्होंने टीम के लिए कीपिंग भी की है, बैटिंग ऑर्डर में भी कई सारे नंबर्स पे उन्होंने बैटिंग की। ये दर्शाता है कि एक खिलाड़ी देश के लिए या इंडिया के लिए जब खेलता है तो उसका मेन उद्देश्य होता है कि वो इंडियन टीम का पार्ट कैसे और इंडियन टीम की जीत में या टीम में कैसे कंट्रीब्यूट करे, वो सीखना है। तो आप राहुल द्रविड़ को देख सकते हैं, चाहे विकेट कीपिंग की बात हो, चाहे बैटिंग ऑर्डर्स हो, चेंजेस हों, हर जगह उन्होंने यस किया और हर जगह जाके इंडिया के लिए अच्छा करने की कोशिश की और इंडिया में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। कई बार आपका नंबर चेंज करके दूसरे नंबर बैटिंग करना, शायद आप उस नंबर पे इतना परफॉर्म नहीं कर पाए जितना आप अपने नंबर, जिस नंबर पे आप कंफर्टेबल हो करते हो, बट क्योंकि आप उस दूसरे नंबर पे बैटिंग कर रहे हो तो आप एक नए प्लेयर को ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रहे हो जहाँ पर कि वो कंफर्टेबल है, तो उससे टीम बनती है, और वो चीज़ राहुल द्रविड़ ने बहुत अच्छे से की। और अगर हम बात करें उनके हार्डवर्क की, घंटों बैटिंग करते हैं वो। और एक बहुत छोटी सी एक इंसिडेंट ऑस्ट्रेलिया की है कि मैं उनको नेट में 1-2 बार मैंने इन कटर्स पे आउट किया उनको, और एक दिन वो आए और उन्होंने बोला कि बैटिंग से जस्ट पहले कि ना आज आउट करके मतलब दिखाओ इस तरह से। एंड दैट डे आई थिंक मैंने काफ़ी कोशिश की, अच्छा देर तक नेट भी रहा, बट ही डिडंट गॉट आउट ऑन दैट बॉल। तो अंदर वाली बॉल बहुत अच्छे से खेल के दिखाई। तो ये शो करता है कि नेट्स में भी ही इज़ वेरी कॉम्पिटिटिव, ही इज़ वेरी मच इनटू हिज जोन एंड गेम कि नहीं नेट है तो इसका ये मतलब नहीं कि ठीक है। तो वो चैलेंज एक्सेप्ट करके और वो बैटिंग करके दिखाना, वो एक चीज़ दिखाती, बिकॉज ही डोंट नीड टू प्रूव एनीथिंग। वो जिस लेवल पे हैं, जितना उन्होंने क्रिकेट में खेला है, उनके सामने तो वी आर जस्ट बहुत छोटी सी वो कह सकते हैं। और उन्होंने आपको भी एक तरह से ऐसा किया कि मुझे भी सम्मान एक तरह से दिया। ये दर्शाता है कि वो आपके हर चीज़ पे ध्यान रखते हैं, अपने आप पे भी और आगे खिलाड़ियों पे भी। और वहाँ पे उन्होंने बैटिंग की, बहुत डिटरमिन होकर और नहीं आउट हुए। तो दैट शोज व्हाई ही इज़ देयर, बिकॉज ही
ऑल द सेशन, जो भी सेशंस है सारे सेशंस में मैं समझता हूँ 100% देना जानते हैं। लक्ष्मण भी बड़े अच्छे क्रिकेटर रहे, बैट्समैन बहुत अच्छे थे, उनकी भी टेक्निक एक अपने ढंग की थी। तो उनकी बैट्समैनशिप के बारे में, लक्ष्मण के बारे में आप क्या बताना चाहते हैं, या वो कैसा खेलते थे? देखिए लक्ष्मण को जितना मैं जानता हूँ, जितना मैं उनके साथ बीच में इंटरेक्ट हुआ, पहले भी इंटरेक्ट हुआ, अभी एनसीए में वो चेयरमैन भी हैं, वहाँ भी मुलाकात हुई, वो बहुत ही सुलझे हुए और बहुत कह सकते हैं कि क्लियर माइंडेड हैं। जब भी वो सेटल होते हैं, अगर आप देखेंगे तो उनकी बैटिंग के स्कोर बड़े होते हैं। तो वो जानते हैं कि जब आपका टाइम हो, यानी जब आप अपने बेस्ट फॉर्म में हो, तो उसको कैसे बिना थके, बिना कुछ सोचे, उसको बड़ी से बड़ी इनिंग कैसे कन्वर्ट करनी है। तो लक्ष्मण के अंदर वो आई थिंक चैलेंज लेना आता था, जब भी वो स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर हो या जब उनका बेस्ट फॉर्म हो, तो ही ऑलवेज कम विद द बिग स्कोर्स। दैट व्हाट आई थिंक बड़े से बड़े प्लेयर भी यही कहते हैं कि आपको जब आप बेस्ट फॉर्म में हो, दैट टाइम आपको टीम को दूसरी साइड लेके जाना चाहिए। तो अगर आप देखें तो कई बार लक्ष्मण ने कई मैचेस टेस्ट आपको जिता के दिए हैं, टू कंप्लीट करके मैच दिया, तो वो चीज़ उनमें बहुत अच्छी थी। सहवाग की जो आतिशी इनिंग्स हुआ करती थी जी, उसके बारे में कुछ बताएं कि सहवाग की जो है टेक्निक एक अलग टाइप की थी, या वो बिल्कुल जो है बहुत ही अच्छे तरीके से खेलते थे? किस ढंग से खेलते थे देखिए सहवाग? आज सहवाग और हम राहुल द्रविड़ या जिनकी हम बात कर रहे हैं, वो सारे ग्रेट हैं और उन सब लोगों को हमने खेलते हुए भी देखा है और उन पे बहुत सारे बार ये सारी बातें हुई हैं। उनकी टेक्निक या उनके विषय में बात करना मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात होती है। बट मैं एक चीज़ कह सकता हूँ ज़रूर कि किसी भी खिलाड़ी का हर खिलाड़ी का अपना तरीका होता है परफॉर्म करने का, और जब आप उस लेवल पे परफॉर्म करते हैं और सक्सेस पाते हैं, तो वो दर्शाता है कि आपका जो भी तरीका है उस तरीके के साथ आप कैसे सफलता पाते हो, ये इंपॉर्टेंट है। चाहे वो हम राहुल द्रविड़ की बात करें, चाहे हम वीरेंद्र सहवाग की बात करें। वीरेंद्र सहवाग का अपना तरीका था कि बॉल्स को अभी भी जैसे कहते हैं, बॉल देखो और मारो। एंड बेस्ट टाइम होता है कि जब बॉलर पहला ओवर लेके आए या जब टेस्ट मैच में फील्डर ऊपर हो, तो उन्होंने क्रिकेट को ही अलग तरीके से देखा और वो करके भी दिखाया। और बहुत सारे लोग उस करने की कोशिश में, बहुत सारे लोग फेल भी हुए और बहुत सारे लोगों ने उसको सीखा और अपनी लाइफ में आगे भी बढ़े। तो डेफिनेटली ये करने के लिए आप मेंटली बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। स्किल डेफिनेटली बहुत मैटर करती है, टेक्निक बहुत मैटर करती है, पर उससे कहीं ज़्यादा ये मैटर करता है कि आप डिटर्मिन कितने हो, आप मेंटली स्ट्रांग कितने हो और आप अपने खेल को कितनी अच्छी तरह से जानते हो। आपको सचिन तेंदुलकर के साथ भी मौका मिला होगा खेलने का। जी, सचिन एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके बारे में विश्व में एक ऐसी ऐसी युक्तियां हैं कि उनसे बड़ा कोई खिलाड़ी हुआ नहीं। उसके बारे में उनको देखते हुए, उनके साथ खेलते हुए आपने क्या महसूस किया कि उनकी ऐसी क्या टेक्निक थी जो हमेशा रनों से भरपूर हुआ करती थी? देखिए जैसा मैंने कहा कि जितने भी नाम हैं, ये बिल्कुल सचिन ग्रेट, वन ऑफ द बिगेस्ट आई थिंक प्लेयर इन द क्रिकेट। और उनमें जो ख़ास चीज़ है, चाहे वो राहुल द्रविड़ की हो, चाहे वो वीवीएस लक्ष्मण की हो, और चाहे वो सचिन तेंदुलकर की हम बात करें, तो सचिन जी के बाद में हम बात करते हैं तो जैसे वहाँ मैच नहीं हो रहा था, बारिश हो रही थी, तो हम ड्रेसिंग में थे, वहाँ पे हम टेनिस बॉल सीख रहे थे। देन ही इज़ गिविंग 100%। उसमें भी वो लर्न करने को, कैसे बॉल अंडर आर्म बॉलिंग हो रही है, हाउ टू प्ले दैट, और उसको भी कितना सीरियस लेके खेलना या अपने सामान के साथ इंगेज रहना। और वही चीज़ उनके गेम में भी पैशन दिखता है। अगर आप सचिन तेंदुलकर की आप बैटिंग देखें तो किसी भी बैटिंग में आपको ये नहीं लगेगा कि यार बहुत खेल लिया है या ठीक है अभी बहुत रन बन गया है। वो 100 के बाद भी वही डिटर्मिनेशन रहता है और जैसे स्टार्ट करते हो आप, तो ये जो उनके जो उनको अलग बनाती है, जो उनको महान बनाती है, वो है कि हर दिन एक ही पैशन के साथ, एक ही इंटरेस्ट के साथ उन्होंने मेरे ख्याल से 20 साल क्रिकेट खेली। टॉप लेवल की क्रिकेट जो है 20 से 25 साल की जो उनकी लाइफ की क्रिकेट रही है, उसमें अगर आप देखना चाहो तो किसी भी दिन उन्होंने, अगर आप उनका पूरा इंटायर करियर देखें तो फर्स्ट डे से लेके लास्ट डे तक, लास्ट इनिंग तक बात करें, ही वॉज हंग्री फॉर द रन्स, ही इज़ देयर टू प्ले एंड ही वांट टू परफॉर्म, तो दैट मेक हिम ग्रेट। अब मैं एक जनरल छोटी सी दर्शकों के बारे में बात करूंगा, दर्शकों के लिए, कि ऑफ द ग्राउंड आप लोगों के आपस में किस टाइप की बातचीतें होती हैं? क्या आप लोग फन करते हैं या बाहर भी सिर्फ क्रिकेट की बातें होती हैं? भाई क्रिकेट के ग्राउंड पे तो क्रिकेट की बात होगी उस एटमॉस्फेयर में, पर जब आप ऑफ हो जाएंगे तो किस टाइप का आपस में आप लोग बात करते हैं? देखिए उसमें बहुत कॉमन सी चीज़ है कि जब आप बात करते हैं बहुत सीनियर प्लेयर हैं आपसे, तो उनके साथ बहुत कम ऑब्वियसली हंसी मजाक होता है। जब आप होते, जैसे मैं अगर वहाँ पे हूँ तो मेरी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं सीख सकूँ।
और उस समय हम उनको एक तरह से अपने लिए देखते हैं कि जहाँ हमें सीखने का मौका मिलेगा। तो बाहर भी ज़्यादातर हम क्रिकेट की बात करते हैं या उनको सुनने की कोशिश करते हैं कि वो क्या बातें कर रहे हैं। ऑब्वियसली जब अपने आप सर्कल में होते हो जहाँ पे आप सारे यंग प्लेयर हो या वो जब सारे सीनियर प्लेयर होते हैं, डेफिनेटली वी टॉक और फन भी होती है, मस्ती भी होती है और अपने तरह की बातें होती हैं जहाँ पे कि आप रिलैक्स फील करते हो और आप क्रिकेट के बाहर भी चीज़ों को एंजॉय कर रहे होते हो। 2014 में आप पहला टेस्ट मैच खेले इंग्लैंड के खिलाफ। जी उस टाइम ईशांत शायद शर्मा इंजर्ड हो गया था, आपको लिया था जी और आपने जो टेस्ट मैच खेला उसमें फर्स्ट टेस्ट मैच में आपको कोई विकेट नहीं मिला। जी 179 रन्स ने आपने ज़्यादा रन दिए। जी तो वो जो आपका पहला मैच था जी वो मोर लेस एज ए बॉलर अनसक्सेसफुल आपकी परफॉर्मेंस रही। उसको क्या रेट करते हो आप? उस मैच को अपने कैरियर के बारे में क्या रेटिंग है आपकी? देखिए, उस मैच की अगर हम बात करें तो उस मैच का डेफिनेटली जब हम स्टैट्स की बात करते हैं, हम फिगर्स की बात करते हैं, तो वहाँ डेफिनेटली वो मैच वन ऑफ दी अनसक्सेसफुल मैच कहलाएगा। किसी डेब्यूटेंट का कोई भी नहीं चाहता कि ऐसा आपका मैच जाए। बट हम जब बात करते हैं बॉलिंग की, हम बात करते हैं कि जो आपकी टीम की प्लान्स थे, तो अगर हम देखें तो दो आफ्टर द मैच धोनी ने सबसे ज़्यादा अगर अप्रिशिएट किया तो मुझे किया था। मैच में जो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई थी जो नहीं कन्वर्ट हो पाई, चाहे वो कैच हो चाहे डिसीजंस हो, आपके अगेंस्ट गए, वो भी पार्ट ऑफ गेम है, उसी मैच में था। अपोनेंट्स ने आपको काफ़ी प्रेज़ किया कि नहीं बहुत अच्छी हार्ड आउट बॉलिंग की। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि जितना मैंने क्रिकेट समझी है कि आपके जीवन में कई बार ऐसे मैच आते हैं जब अपनी आप बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं बट रिजल्ट आपके अगेंस्ट आ रहे होते हैं, रिजल्ट आपके बिल्कुल विपरीत मिल रहे होते हैं। तो वो ज़िंदगी में 1 या 2 मैच होते हैं। अब अनफॉर्चुनेटली मेरा वो मैच का नाम है डेब्यू मैच था। दूसरे मैच में आपको 2 विकेट मिले। मैं पर्टिकुलर धोनी और इंग्लैंड के बारे में बात करूंगा। धोनी के बारे में कहा जाता है कि बड़ा कूल माइंड का आदमी है, बड़ा टेम्परामेंट बहुत कूल है। जी। तो एज ए कैप्टन आप धोनी को, जितने भी आप कैप्टनसी में खेलें, एज ए धोनी कैप्टन को आप क्या रेट करते हैं? देखिए, धोनी का जैसे मैंने अभी बात की सौरभ गंगुली की, या हम बात करें शेन वॉर्न की या किसी राहुल द्रविड़ की, मैंने उनके साथ भी T20 में खेला हुआ है, उनके अंडर कैप्टनशिप अनिल कुंबले के साथ भी खेला हुआ है और धोनी के साथ भी टेस्ट मैच और मैचेस खेले मैंने। धोनी का अपना एक तरीका है, अगर हम बात करें चाहे शेन वॉर्न की, चाहे धोनी की या किसी भी बड़े प्लेयर की, हमें ऐसा लगता है कि उन्होंने सडनली कोई डिसीजन ले लिया और ये एकदम से नई चीज़ आ गई ग्राउंड में। चाहे शेन वॉर्न का वो लेफ्ट आर्म स्पिन को पहला ओवर डलवाना हो पार्ट टाइमर को, या धोनी का किसी पर्टिकुलर बॉलर को लाना हो, या हम T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो वहाँ सहवाग और मेन बॉलर्स को रस्ते के पार्ट टाइम बॉलर्स को बॉल आउट में बॉलिंग करा के वो मैच जीतना हो। इसके लिए अगर उसमें पता भी, अगर आप ध्यान दें तो बताया भी गया कि पहले वो प्रैक्टिस करते हैं। तो ऐसे सेम चीज़ धोनी का है। कोई भी चीज़ जो बाहर से दिख रहा है उसको लगता है कि सडनली हुई है, बट उसके लिए बहुत सारी थिंकिंग होती है, बहुत सारे उसके वो प्लस एंड माइनस देखते हैं। जब वो नेट्स में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं या नेट्स में जब तैयारी हो रही होती है तो वो चीज़ वो नेट्स में बार बार कर रहे होते हैं। उसके इम्प्लीमेंटेशन है मैच में, उससे पहले नेट में बहुत बार उस चीज़ को वो करके देखते हैं, उसके बाद ही वो मैच में लोगों को दिखती है। और जब उनको यकीन होता तभी वो करते। तो कूल माइंडेड भी हैं और क्लियर माइंडेड भी हैं कि क्या कर रहे हैं और क्यों, उसके पीछे लॉजिक्स क्या हैं। तो पूरी प्रिपरेशन होती है उनकी। उनके बारे में ये कहा जाता है कि मैच के दरमियान जो भी टेंशन क्रिएट होता है, बाहर भी होता है, अंदर भी आपके होता होगा, उसमें उनका जो टेम्परामेंट है जी। वो ऐसा शो ही नहीं होता कि वो कहीं टेंशन में है या नहीं है। तो वो वाली जो उनकी पॉलिसी और जो स्ट्रेटेजी है उसको आप अंदर रह के कैसे जज करते थे? नहीं, बहुत, जैसे मैंने कहा, बहुत इसीलिए सक्सेसफुल भी रहे और जैसा मैंने बताया कि वो इसलिए भी पॉसिबल हो पाता है क्योंकि हमेशा उनके पास प्लान भी रहता है। रीज़न ये है कि वो पहले से उस स्ट्रेटजी पे या उस कंडीशन या उस सिचुएशन को भाप के उसकी तैयारी करके जाते हैं कि ऐसा हो सकता है कि ऐसा हो मैच में। तो जब अगर आप पहले से किसी चीज़ के बारे में जानते हैं तो आप तैयार होते हैं, तो आपका एग्रेशन या आपकी फ्रस्ट्रेशन उतनी नहीं होगी। अगर आपने पहले ही पता है कि ये चीज़ होने की संभावना है तो कहीं ना कहीं मेंटली आप प्रिपेयर होते हो। वो अगर आप देखें तो धोनी इसलिए उस चीज़ों को बहुत आसानी से उन्होंने डील किया है कई बार, क्योंकि वो प्रिपेयर हैं उन सिचुएशंस के लिए और प्लान भी उनके पास हमेशा रहता है उस चीज़ के लिए। आप इंग्लैंड जब गए तो वो एक ऐसी कंट्री है जहाँ से क्रिकेट की जननी है। क्रिकेट स्टार्ट इंग्लैंड से हुआ था, 1739 में से स्टार्ट कर रहे। तो वो जो नेशन है क्रिकेट का, यूके का, इंग्लैंड का, और जो बाकी देश हैं जिसमें हिंदुस्तान भी है, उनकी स्पिरिट में और हमारी स्पिरिट में क्या फ़र्क पाते हैं? देखिए, स्पिरिट में ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान की क्रिकेट, आई थिंक क्रिकेट बहुत ज़्यादा लविंग, इंडिया ज़्यादा कहीं भी क्रिकेट को आई थिंक प्यार नहीं मिलता, या इंडिया ज़्यादा कहीं भी पैशनेट नहीं लोग क्रिकेट के लिए।
लेकिन वहाँ पे जो अगर हम बात करें तो टेस्ट क्रिकेट है उसको आज भी बहुत हाई रेट किया जाता है, और जिसके चलते हम देखते हैं कि टेस्ट क्रिकेट वहाँ पे आज भी बहुत सक्सेसफुल है और लोग वहाँ पे आज भी टेस्ट क्रिकेट को देख रहे हैं। और हम सब जानते हैं कि बिना टेस्ट क्रिकेट के बाकी क्रिकेट का सर्वाइवल मुमकिन नहीं है, तो वो एक अलग चीज़ है वहाँ पर। आप लॉर्ड्स के मैदान आपने गए या देखा या खेले? नहीं, खेला नहीं, वहाँ मैच में हम लोग थे तो लॉर्ड्स में मैच जीते भी थे जिसमें ईशान ने 7 या 6 विकेटें ली थी। कहते हैं कि वो मक्का मदीना है क्रिकेट का, जिसने लॉर्ड्स के मैदान में नहीं खेला, ऐसी युक्ति है जी। उसने क्रिकेट नहीं खेली। तो लॉर्ड्स के मैदान में ऐसी क्या चीज है जो दूसरे मैदानों से अलग करती है उसको? कोई भी चीज़ जहाँ से जो कहते हैं ना ओरिजिन है, अगर वहाँ पे आप जाते हैं तो ऑब्वियसली एक अलग फील होती है, अलग वहाँ का एनर्जी ऑरा होता है। दैट इज़ द ओनली थिंग डिफरेंट फ्रॉम द अदर प्लेसेस। और वही चीज़ है लॉर्ड्स का भी कि अगर क्रिकेट जहाँ से चलती है, जैसे आपने कहा कि इंग्लैंड से क्रिकेट ने स्टार्ट किया और लॉर्ड्स वहाँ का मेन ग्राउंड है या मेन सेंटर जहाँ से क्रिकेट स्टार्ट हुई, इसलिए उसकी जगह की एक अलग एनर्जी है। कहते हैं कि इंग्लैंड का जो वेदर है वो फास्ट बॉलर को बड़ा सपोर्ट करता है, तो आपने ऐसा महसूस किया अपनी बॉलिंग में? इंग्लैंड का जो वेदर है वो फास्ट बॉलिंग नहीं, स्विंग बॉलिंग को बहुत सपोर्ट करता है। और अगर हम बात करें जो हम मैच जीते थे अगेंस्ट इंग्लैंड लॉर्ड्स में, उस विकेट पे उन्होंने ज़रूर ऐसी विकेट दी थी जहाँ पे स्विंग बॉलिंग को ज़्यादा हेल्प हो, पर आगे के मैचेस में उन्होंने विकेटें यूज़ की, वो विकेटें थोड़ी फ्लैटर साइज़ की, वो मैच हार चुके थे ग्रीन टॉप पे। तो क्योंकि वो उन कंडीशन में ज़्यादा अच्छा बॉल डालते हैं, बिकॉज वो उसके नेचुरली उनकी जो लेंथ है और जो उनका बॉलिंग का वो एरियाज है वो फार बेटर देन अदर्स। भी हम बाहर से जाते हैं तो डिफरेंस रहता है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे हेल्प है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में फास्ट बॉलिंग के लिए हेल्प है बिकॉज बाउंस है, विकेट तेज़ है वहाँ के, तो वहाँ पे बॉल बिल्कुल अच्छा हिलता है अगर आप यूज़ करें कंडीशंस को। तो आपने महसूस किया कि आपकी बॉलिंग को ज़्यादा स्विंग मिल रही है इंग्लैंड में, ऐसा महसूस हुआ आपको? नहीं, ठीक था कि बताया मैंने उन दो मैचों के जिसकी हम बात कर रहे हैं, उन मैचों में विकेटें थोड़ा फ्लैटर साइड थी, बिकॉज हम एक मैच जीत के बराबर पे थे, तो विकेटें थोड़ी सी फ्लैटर साइड वहाँ से जरूर चली है। वो मैं आपसे ये सब चीज़ें इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप शायद यहाँ पे एक जयपुर में क्रिकेटर से मिले होंगे, शरद जोशी से जी। वो इंडियन स्कूल टीम में इंग्लैंड गए थे जी। वो हमारे साथ खेलते थे, तो यहाँ से जब गए और जब वापस आए तो उनकी बॉल में स्विंग बहुत आई, तो उन्होंने कहा ये स्विंग वाला जो एटमॉस्फेयर मुझे यूके में मिला, इंग्लैंड में मिला, तो ये मैं आपसे कंफर्म करना चाह रहा था कि वास्तव में सपोर्टिंग है क्या ये? नहीं, थोड़ा ऑब्वियसली जैसे अपने भी इंडियन कंडीशन में अगर हम बात करें दिसंबर जनवरी की, खास तौर से नॉर्थ में तो बहुत ज़्यादा हिलता है बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशन। ऐसे ही इंग्लैंड की अगर हम बात करते हो तो इंग्लैंड में हमेशा थोड़ा सा जो वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन है ठंडा है, और ख़ासतौर से 5-6 महीने तो बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है वहाँ पे, तो उसका इम्पैक्ट काफ़ी लंबे समय का रहता है, और वहाँ गर्मी बहुत छोटे पीरियड के लिए होती है। और ऑब्वियसली जहाँ पे वेदर थोड़ा सा ठंडा होगा वहाँ बॉलर्स कम थकते हैं, विकेट में थोड़ा सा मॉइस्चर रहता है जो मॉइस्चर देर तक लास्ट करता है, वो सारी चीज़ों का अगर हम कॉम्बिनेशन देखें तो ऑब्वियसली वहाँ पे बॉल ज़्यादा हिलता है, स्विंग होता है। और अगर आप कहीं भी प्रैक्टिस करते हैं तो जिन फेवरेबल कंडीशंस में आप ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उसको आपकी उसकी आदत पड़ जाती है, और आप उस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लॉइट करना, उसको अच्छे से इस्तेमाल करना सीख जाते हैं। तो डेफिनेटली अगर आप वहाँ पर हैं तो आपकी स्विंग बॉलिंग बेटर हो जाएगी। आजकल सबसे ज़्यादा चर्चा अगर क्रिकेट में है तो वो IPL की है। जी। तो IPL की क्रिकेट में आप 2 टीमों से खेल लिए, जी। राजस्थान से भी खेल लिए, बेंगलोर से भी खेले। IPL इस टाइम इतनी पूरी तरीके से छाया हुआ है कि जिसने IPL नहीं खेला उसने कुछ नहीं खोला, और वहीं से नए नए खिलाड़ी मिल रहे हैं। तो IPL का भविष्य तो मेरे पूछने से कोई मतलब नहीं है कि क्या भविष्य है, इसको आप क्या मानते हैं? क्रिकेट के फॉर्मेट में अब यही चलेगा? क्योंकि अब ये सुनने में भी आया है कि T20 जगह T10 होने वाला है, तो ये क्रिकेट को बढ़ावा देने वाली बात तो हो सकती है, पर क्या टेक्निकलिटीज में इसमें खिलाड़ी की परफॉर्मेंस बाहर आ जाती है क्या? देखिए, हर खेल का अपना एक देखा जाए तो एक समय के बाद खेल हमेशा इसलिए खेला गया, कभी भी जाए तलवारबाजी हो, वो एक समय बहुत पहले की हम बात करें और आज हम क्रिकेट की बात करें, तो खेल कोई भी तभी खेला जाता है जब उसको देखने वाले हों, क्योंकि अंततः खेल है, लड़ाई नहीं है। तो खेल का मायने तभी है जब उसको लोग देखें, लोग पसंद करें। तो जिस तरह की क्रिकेट लोगों को पसंद आती है वो क्रिकेट ज़रूर चलेगी और उसका आगे भविष्य बेहतर रहेगा। पर हम जब बात करते हैं सिर्फ उस क्रिकेट की खाली, तो डेफिनेटली अगर आप T20 की भी बात करें, IPL की बात करें, T10 डेफिनेटली आ रहा है, बट T10 को अभी तक उतनी सफलता नहीं मिली है, बट भविष्य कोई नहीं जानता। पर अगर आप आज भी T20 की बात करते हैं, अगर हम IPL की बात करते हैं हम,
तो आप अगर उठा के उस आईपीएल में पूरे आईपीएल टीम को या किसी भी कंट्री की टीम को अगर देखेंगे तो आपको बड़ा मुश्किल होगा कि 5 खिलाड़ी ऐसे बताने हो जिसने कि किसी भी लेवल पे टेस्ट क्रिकेट ना खेली हो, या जो टेस्ट क्रिकेट के लेवल किसी भी लेवल में अच्छा परफॉर्म ना किया हो और वो सिर्फ T20 फॉर्मेट में अच्छा कर रहा हो। तो जो भी प्लेयर T20 में भी आता है वो अपने स्टेट में कहीं ना कहीं वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहा होता है, चाहे वो उसकी वहाँ की काउंटी हो, चाहे उसके यहाँ का वो अपने यहाँ रणजी ट्रॉफी हो, और अदर का स्टेट में चाहे वो डिवीज़न क्रिकेटर्स हों। तो वो आप खेलते हो क्योंकि जो बेसिक आपकी करेक्शंस हैं, जो आपकी जेनेटिक, जो आपकी जो क्रिकेट की जो चीज़ें हैं, बारीकियां जो सीखने का मौका आपको मिलता है वो टेस्ट क्रिकेट में ज़्यादा पॉलिश्ड होती हैं। और जैसा मैंने कहा कि अंत में आप वही क्रिकेट प्रेफर करते हो जिसको लोग देखना चाहते हैं। तो शॉर्टर फॉर्मेट ऑब्वियसली लोगों को पसंद आता है, चौके छक्के लगना अच्छा लगता है, इसलिए कहीं ना कहीं शॉर्ट फॉर्मेट को ज़्यादा लोग देखना पसंद करते हैं, और उसी के चलते बहुत सारे खिलाड़ी आपको शॉर्ट फॉर्मेट में खेलते हुए आ रहे हैं। बट बिना डेज क्रिकेट खेले वहाँ तक अभी तो कोई भी टीम ऐसी नहीं जो सर्वाइव कर रही हो। जितना दर्शक आप लोग को चाहते थे कि आपकी परफॉर्मेंस इंटरनेशनल लेवल पे अच्छी हो, क्योंकि 2008 में आप इंडिया टीम में आ गए थे, 2014 तक आप रहे, डिफरेंट फॉर्मेट में भी रहे, तो ये जो लंबा पीरियड 6 साल का रहा आपका, उसमें जितनी परफॉर्मेंस आपकी आनी चाहिए थी या बीच बीच में आप ड्रॉप होते रहे, तो इतना लंबे समय तक वो परफॉर्मेंस और वो सिलेक्शन नहीं होना जो और खिलाड़ियों को होता था, उसकी वजह आप क्या मानते हैं? देखिए, उसके बीच में 2008 से लेकर 2014 तक मुझे मौका नहीं मिला खेलने का, और 2010, 2011, 12 में जब हम चैंपियन हुए उसके बाद एक इंडिया ए टूर भी नहीं है मेरा। कई बार डेस्टिनी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कई बार आप बहुत कम मैच खेलते हो और आपको बहुत सारे मौके मिल जाते हैं, कई बार आप बहुत परफॉर्म करते हो। जब मेरे को इंडियन टीम में मौका मिला 2014 में, मैं 300 विकेट हो चुके थे तब तक, और 300 विकेट हम अगर बात करें फास्ट बॉलर्स के बारे में तो शायद गिने चुने 10 बॉलर होंगे जो डोमेस्टिक में 300 विकेटें जिनकी होंगी। बिल्कुल। तो कई बार डेस्टिनी डिसाइड फ्यू थिंग्स फॉर यू, आप उसके लिए बहुत कुछ नहीं सोच सकते, आपके हाथ में अच्छा खेलना और अच्छा काम करना है। 2018 के बाद आपने एकदम राजस्थान रणजी ट्रॉफी खेलते खेलते पांडिचेरी कैसे चले गए? देखिए, क्योंकि एक समय के बाद आपको अगर ये लगता है, जैसे मुझे लगना स्टार्ट हुआ कि भाई आप इंडियन टीम में नहीं जा रहे हो, आईपीएल में नहीं खेल रहे हो, और बहुत सारे क्योंकि बडिंग क्रिकेटर्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं और मेरे जाने के बाद उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो मैं समझता हूँ जो सीनियर प्लेयर कहीं ना कहीं एक टाइम था जहाँ पे कि मुझे क्योंकि देखा जाए तो अनिकेत चौधरी हो या दीपक चाहर है, खलील था उस समय, नारकोटी इज़ देयर, नाथू सिंह इज़ देयर, तनवीर इज़ देयर, और भी बॉलर थे, तो टीम में 2-3 ही खेलते हैं और मैं हर बार उनसे सबसे ज़्यादा विकेटें होती हैं, तो ऑब्वियसली मुझे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही ऊपर, तो अननेसेसरी स्पेस ख़राब हो रहा है। तो आप ऐसी जगह जाओ जहाँ के क्रिकेटर्स को आप सिखा सकते हो और जहाँ पे कि आप अपने आप को भी खेलने के लिए मौका दे सकते हो। तो इसका एक बड़ा रीज़न ये था कहीं ना कहीं कि जो स्थितियाँ थी उनको देखते हुए कि बेटर है कि आई प्ले 1 or 2 ईयर्स, जितना मैं वो खेलने को लगा कि मैं दूसरी उसके लिए खेलूँ, दैट बॉयज़ गेट मोर चांस। अभी इंडिया टीम के डिफरेंट फॉर्मेट में खलील है, दीपक चार है जी, उसका भाई सेकंड जो है विपुल है, राहुल चार है जी, और रवि बिश्नोई है। जी। ये 4 जो इंटरनेशनल खिलाड़ी जो राजस्थान ने दिए, इन चारों का भविष्य आप क्या देखते हैं कुछ इनमें? देखिए, अभी इसमें अगर भविष्य की बात करें, सबसे ज़्यादा जिसके पास अपॉर्चुनिटी है दैट इज़ रवि बिश्नोई एंड राहुल चाहर, बिकॉज खलील के पास है, बट खलील काफ़ी लंबे समय से अगर आप देखेंगे तो इंडियन फॉर्मेट में भी नहीं है और डोमेस्टिक फॉर्मेट में भी नहीं, सिर्फ आईपीएल खेल रहे हैं और आईपीएल में भी उनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं है। तो खलील को ज़रूर यहाँ पे सॉक्स पुल अप करने पड़ेंगे क्योंकि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर की रिक्वायरमेंट है जैसे भी, और अगर वो अच्छी मेहनत करते हैं, एज भी उनके साथ में, क्योंकि दीपक की एज भी अराउंड 30 दीपक क्रॉस कर रहे हैं, तो जो मैं समझता हूँ फास्ट बॉलर्स में डेफिनेटली खलील कैन प्ले अगर वो मेहनत करते हैं और अपने आप को फिट रखते हैं, और स्पिनर्स में ऑब्वियसली राहुल चार और रवि बिश्नोई बहुत अच्छा कर रहे हैं, और पर जिस तरह कंपटीशन है उसमें कंटिन्यूसली अपनी परफॉर्मेंस अपग्रेड करते रहना, जहाँ रवि बिश्नोई शॉर्ट फॉर्मेट में कंटिन्यूसली खेल रहे हैं। राहुल चार को कहीं ना कहीं और ज़्यादा काम करना पड़ेगा अपने क्रिकेट में, क्योंकि अभी देखा जाए तो डेज क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट में बहुत कम बॉलर्स हैं जो, और राहुल के पास वो एबिलिटी है। क्वेश्चन ये है कि उस एबिलिटी को वो कैसे तराशते हैं। खिलाड़ी जितने इम्पोर्टेंट हैं स्पोर्ट्स में, उतना ही इम्पोर्टेंट आज के पार्ट पे एडमिनिस्ट्रेटर वाला जो यूनिट है, ये विंग होती है। आप जब राजस्थान में आए, जब ललित मोदी आ चुके थे, रूंगटा जी जा रहे थे, एक साल बाद चले गए थे। आज मैं रूंगटा जी को भी इंक्लूड करता हूँ। एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में रूंगटा रहे राजस्थान में, फिर ललित मोदी रहे,
फिर सीपी जोशी रहे, आजकल वैभव गहलोत है। जी। हालांकि खिलाड़ियों को एडमिनिस्ट्रेटर की कैपेसिटी में बोलने का कोई हक नहीं है, पर एक एडमिनिस्ट्रेटर की वजह से भी क्रिकेट बढ़ती है। तो आपको क्या लगता है राजस्थान क्रिकेट में ये जो डिफरेंट एरा में ये एडमिनिस्ट्रेटर रहे, इनके बारे में क्रिकेट की सोच किसकी अच्छी है? देखिए ये इस विषय में बात करना थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल होता है। सोच देखिए सबकी अपनी अच्छी है। अगर हम बात करें रुंगटा जी की, तो इस क्रिकेट को जहाँ से लेके वो चले और जहाँ तक लेके आए, जिस समय में आप बात करते हैं कि 7 सालों तक 7 बार हम चैंपियन नहीं हो पाए। हम बात करें ललित मोदी की, तो ललित मोदी एरा में अगर आप देखें तो इतने बड़े वेंचर हुए, वो कहने की ज़रूरत नहीं। क्रिकेट को अलग लीग पे ले जाके उन्होंने खड़ा कर दिया। पर जब हम बात करते हैं आपके जोशी जी की, तो जब टीम बैन थी तब उनके हाथ में कमान आती है और आपकी टीम को वो चैंपियन बनाते हैं, और आज आप उसमें हो, क्या कहते हैं कि बैन से बाहर लेके आते हैं। उनका अलग तरह का टाइम था, पीरियड था, जिसमें उनको अलग तरह के चैलेंजेस फेस करने थे। रुंगटा जी के टाइम में लगता है कि पैसे नहीं हैं, संस्था को चलाना है, और फिर भी उन्होंने उस चीज़ को खड़ा किया जहाँ पे आज राजस्थान है। ललित मोदी ने उसको कहीं से उस हाइट को एकदम से पीक की तरफ लेके गए। लेकिन ललित मोदी जब राजस्थान क्रिकेट छोड़ते हैं तो उस समय राजस्थान क्रिकेट बैन है, और जब जोशी जी आते हैं तो उस बैन को लिफ्ट करना, टीम को एक साथ वापस से खड़ा करना, इंफ्रा तैयार करना। और आज अगर हम बात करें वैभव गहलोत की, इन सर्कमस्टांसेस में जैसे नए स्टेडियम्स आ रहे हैं, नई चीज़ें लेके आने की कोशिश चल रही है, और वैभव गहलोत को हम तभी कह पाएंगे जब ये समय भी देखा जाता है जोशी जी का भी कहीं ना कहीं अभी भी इन्वॉल्वमेंट रहता है, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, जिस तरह से भी। और वैभव गहलोत जी के लिए हम तब बात कर पाएंगे जब उनका एरा कंप्लीट होगा और चीज़ें चेंज होंगी, बिकॉज स्टिल ही इज़ वर्किंग एंड ही इज़ डूइंग गुड। तो देखा जाए तो ये बड़ा, जैसे मैंने कहा कि किसी भी खिलाड़ी को महान कहना है, किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर को महान कहना, ये ज़रूर कहा जा सकता है कि कौन सा खिलाड़ी अच्छा नहीं कर पाया या कौन से एडमिनिस्ट्रेटर के टाइम में अच्छा नहीं हुआ। अगर हम सफलताओं की बात करें तो रुंगटा जी के समय का जो परिस्थितियाँ थी उसमें उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया, और हम खुद जानते हैं कितने लोग खेले, क्या रहा। फिर ललित मोदी ने आके एकदम ही आपके इंफ्रा और सिस्टम को चेंज किया। फिर जब ललित मोदी जी के बाद जोशी जी को मिले तो उनकी अलग जिम्मेदारियां थी, अलग सिचुएशंस में चीज़ें नहीं, तो उन्होंने बहुत अच्छे से सबने अपने चीज़ों का निर्वाह किया। डेफिनेटली अभी राजस्थान के जो प्लेयर्स हैं उनको और स्पेस मिल सकता है इंडियन टीम में, और अच्छा हम कर सकते हैं, और बेटर होना चाहिए, और हमेशा बेटर होने के प्रयास होने चाहिए। बिल्कुल। और स्कोप हमेशा रहता है उस चीज़ का। तो 2021 में आपने सारे फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले लिया जी। तो उस टाइम आपने क्या समझा कि अब आप खेल नहीं पा रहे, या आपकी एनर्जी का लेवल वो नहीं है, या कोई और वजह थी रिटायरमेंट लेने की? नहीं, सिंपल सा था कि जैसे मैं पौंडीचेरी गया, और आप एक समय तक क्रिकेट, मैं समझता हूँ तभी खेलने में मज़ा आता है जब आपको उसका पैशन है, उसमें मज़ा आ रहा हो। आप ऊपर नहीं खेल रहे हो और आपकी परफॉर्मेंस जो आ रही है उसमें आपको वो मज़ा नहीं आ रहा जिसके लिए आप कंपटीशन खेलते हो, जिस कंपटीशन के लिए आप खेलते हो, जिसके लिए आप खुद को जानते हो इतने सालों से, तो कहीं ना कहीं फिर आपका जो इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं कम होने लगता है। और मैं समझता हूँ कि अगर किसी चीज़ में आपका इंटरेस्ट कम हो रहा है, जिस चीज़ को आपने 15-17 साल दिए हैं, तो बेटर है कि उस समय उसको वहाँ पर छोड़ के आपको आगे बढ़ना चाहिए। मीडिया में ऐसी भी बातें हैं कि शायद आपने रिटायरमेंट इसलिए, या कि आप बीच में कोविड भी हो गया था आपको, कोविड की वजह से शायद आपकी जो है परफॉर्मेंस, बॉडी की जो स्ट्रेंथ है उसमें कहीं फ़र्क आया हो? नहीं, ऐसा नहीं था। देखिए कोविड ऑब्वियसली हुआ था, और उसके पहले कुछ और भी इश्यूज थे, बट एज अ स्पोर्ट्स पर्सन ये सारी चीज़ चलती रहती हैं, और रिकवर करते हो आपको सब पता है कि विद इन 2-3-4 मंथ्स में यू कैन रिकवर एंड प्ले। बट क्वेश्चन ये है कि जब आप लौट रहे हो और खेलना चाह रहे हो तो किस तरह की क्रिकेट खेलने वाले हो, किस स्टेज पे, क्योंकि आपने एक अपना, मैं समझता हूँ कि मेरा हमेशा मानना था कि आपको ऊपर रहते ही क्रिकेट छोड़नी चाहिए। ठीक है, पीक जब आप अच्छा कर रहे हो, पीक पे तो नहीं, बट हाँ जब आप अच्छा आपको लग रहा है कि अब यहाँ से नीचे जाने का टाइम हो रहा है, धीरे धीरे 1 साल आप ड्रैग कर सकते हो, 2 साल अदरवाइज यू गोइंग टू गो डाउन, और आप अचीव नहीं करो। अगर टॉप लेवल खेल रहे हो, मैं आईपीएल खेल रहा होता, या मैं इंडियन टीम में होता, या ऑन ऑफ भी होता, तो आई डेफिनेटली पुश माई सेल्फ टू प्ले मोर कपल ऑफ ईयर्स। लेकिन जब ऊपर आप नहीं खेल रहे हो और आपका कोई ऐसा दिख नहीं रहा है चीज़ें, तो वहाँ पे उस समय का इंतजार करना कि जब आप ड्रॉप किए जाएं तब छोड़े, उससे बेटर है कि आप बिल्कुल ठीक। तो आजकल इस रिटायरमेंट के बाद क्या कर रहे हैं? अभी मेरा कोचिंग, मैंने अभी दिल्ली के साथ 125 का हेड कोच था, और एनसीए में मैंने अभी फास्ट बॉलिंग के इंटेंसिव लेवल 2 कंप्लीट करके इंटेंसिव उनके साथ चल रहा है मेरा फास्ट बॉलिंग का। तो जयपुर में भी कुछ एकेडमी चला रहे हैं? 2 एकेडमीज जयपुर में है, एक सवाई मानसिंह स्टेडियम में है, और एक मैंने अपना भी एक मुहाना रिंग रोड पे 2 ग्राउंड्स और हॉस्टल फैसिलिटीज़ के साथ में
वहाँ पर एक एकेडमी एस्टेब्लिश की है 20 साल ही। आपकी धोनी से अच्छी जान पहचान है, अखबारों में ये खबर आती है कि धोनी भी कोई जयपुर में क्रिकेट एकेडमी खोलना चाहते हैं। देखिए, धोनी की एकेडमी जयपुर नहीं, ऑल ओवर इंडिया फ्रेंचाइजीज है, धोनी नहीं खोलना चाहते, उनके नाम पर बहुत सारी एकेडमीज खुलती हैं। और अब मुझे जैसा पता है, जैसा मैं समझता हूँ कि शायद वो क्लोज करने की तरफ जा रहे हैं, बिकॉज वो डिलीवर नहीं हो पाता है। बिकॉज आप फ्रेंचाइजी तो लाते हैं बट उन पैरामीटर्स को मीट कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता जो नाम धोनी का या जो उनका खुद का अपना वो है। आप इतने साल राजस्थान में रहे, जयपुर में भी आप रह रहे हैं, अब आप जयपुर में रहते हुए, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हुए, यहाँ के खिलाड़ियों को देखते हुए, आप एकेडमी भी चला रहे हैं, राजस्थान का रणजी ट्रॉफी में क्या भविष्य देख रहे हैं आप आगे? देखिए, रणजी ट्रॉफी में भविष्य रणजी ट्रॉफी नहीं, इंडियन टीम है, बहुत सारे और फॉर्मेट्स हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं हमें कुछ चीज़ों को इंडिया राजस्थान नहीं, सब ज़्यादातर स्टेट्स में जो एक, अभी आपने भी बात की कि आईपीएल का एक जो क्रेज़ है, आईपीएल खेलने का जो एक होड़ है, आईपीएल खेलना चाहिए, डेफिनेटली पैसा है, नाम भी है और हर व्यक्ति चाहता है कि उसको मौका मिले उस प्लेटफॉर्म पे खेलने का। लेकिन कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को, कहीं ना कहीं जो एसोसिएशन हैं, उन लोगों को निर्णय लेना पड़ेगा कि कैसे आप क्रिकेट को भी प्रमोट करें। क्योंकि जितने बड़े खिलाड़ी हैं, अगर आप देखें, खासतौर से डोमेस्टिक प्लेयरों की अगर हम बात करें, तो वो आपके मेन टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, क्योंकि आईपीएल के लिए वो खुद को बचाना, सेव करना चाहते ताकि आईपीएल में वो परफॉर्म कर सकें। बहुत सिंपल सा रीज़न है, दैट फाइनेंस एंड दैट कि वहाँ से आपको सिलेक्शन सीधे मिल सकता है। तो उस केस में कहीं ना कहीं आपको तरीके ढूंढने होंगे कि आपको वैसे खिलाड़ी भी, सेकेंड बेंच जिसे हम कहते हैं, या जिन प्लेयरों को टेस्ट क्रिकेट अच्छी पसंद है, जो डेज क्रिकेट अच्छे खेलते हैं, उनको हम कैसे कंपनसेट करें, उनको हम कैसे तैयार करें, कैसे ग्रेडिंग करें कि वो खिलाड़ियों को भी अच्छा नाम या अच्छे फाइनेंशियल हेल्प हो सके, ताकि लोग टेस्ट क्रिकेट की तरफ भी उतना ही इन्वॉल्व हों। क्योंकि अगर हम बात करें डोमेस्टिक क्रिकेट की, जो हमारा इंफ्रा है डोमेस्टिक क्रिकेट का, उसमें डेज क्रिकेट की प्रधानता है। अगर आप देखो तो डेज क्रिकेट को ज़्यादा वेटेज है, डेज क्रिकेट के ज़्यादा मैचेस हैं। तो रणजी ट्रॉफी हम बात करते हैं हमेशा रणजी ट्रॉफी की, कभी विजय हजारे या सैयद मुश्ताक अली की जो बात आती है, काफ़ी लेट आती है, सबसे ज़्यादा होता है कि रणजी ट्रॉफी जीते आप। तो रणजी ट्रॉफी की जब हम बात करते हैं, जो कि अगर हम बात करें क्रिकेट का 80% है, तो 80% को अच्छा करने के लिए आपको कुछ ना कुछ फाइनेंशियल, कुछ ना कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस लेने पड़ेंगे, ताकि वो क्रिकेट आपकी बाकी क्रिकेट को सर्व करते रहे, क्योंकि क्रिकेटर वहीं से आ रहे हैं। पंकज सिंह जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, आपसे हमने बहुत लंबी चौड़ी बातचीत करी, आपसे राजस्थान और भारतवर्ष दोनों की क्रिकेट की बातें करी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।